अरे बाप रे, ये जलन की आग है या फिर अमेज़न का जंगल जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब कोई इतना कैसे जल सकता है भाई? शहर के इतने बड़े हैंडसम डैशिंग एसपी साहब, और हालत ये है कि एक लड़के को झनक के आसपास देखकर ही इनका बीपी हाई, शुगर लो और दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाता है। सच कहूं तो ऋषि बाबू का ये जला भुना नींबू मिर्ची वाला चेहरा देखकर तो मजा ही आ गया। फिर ऋषि बाबू की इस हाय में जल गया वाली फीलिंग के लिए एक लाइक तो ठोक ही दो। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट गॉसिप डेस्टिनेशन ड्रामे क्वीन पूजा पर, जहां हम सीरियल की सिर्फ खबर नहीं देते बल्कि उसकी खाल खींचकर पोस्टमार्टम करके एक एक नस को पकड़कर आपके सामने रख देते हैं। तो अपनी अपनी पॉपकॉर्न की बाल्टी और कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम झनक के एपिसोड की इतनी गहराई में उतरने वाले हैं जितनी गहराई में तो ऋषि बाबू झनक के प्यार में भी नहीं उतरे होंगे। चलिए फटाफट शो शुरू करते हैं। तो भाई, कहानी की गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है जहां ऋषि बाबू हमारी प्यारी भोली भाली लेकिन जबान की तेज झनक को अपनी सरकारी जीप में बिठाकर एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस छोड़ने जा रहे हैं। अब कहने को तो ये एक सिंपल सी लिफ्ट है, लेकिन दोस्तों ये लिफ्ट नहीं, ये एक चलता फिरता लाई डिटेक्टर टेस्ट का कमरा बन गया है, जहां इंस्पेक्टर ऋषि बेचारी मुजरिम झनक से सवालों की ऐसी बौछार कर रहे हैं जैसे सीआईडी वाले दया से दरवाजा तोड़वाने से पहले करते हैं। गाड़ी चल रही है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। वो कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति, बस वही वाला सीन था। झनक बेचारी खिड़की से बाहर देख रही है, शायद सोच रही होगी कि हे भगवान के साफत में फंस गई। और ऋषि बाबू स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़कर बैठे हैं जैसे वो स्टीयरिंग नहीं बल्कि आयुष का गला हो। उनकी आंखों में गुस्सा, होंठ भींचे हुए और चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा। तभी हमारी झनक, जो शायद इस चुप्पी से बोर हो गई थी, उसने पूछ ही लिया, एक बात बताइए, आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? बस ये सवाल था, या फिर किसी ने माचिस की तीली जलाकर सीधा ऋषि बाबू के दिल में लगी जलन की आग के पेट्रोल टैंक में फेंक दी। ऋषि का चेहरा देखने लायक था। वो एकदम से झनक की तरफ घूमा, आंखें बड़ी बड़ी, जैसे पूछ रहा हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की। और फिर जो शब्दों का लावा फूटा, सुनिए जरा। बोला, क्यों, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा झनक? तुम्हें अंदाजा भी है आजकल के लड़के कैसे होते हैं? आहा, क्या लाइन है! आजकल के लड़के मतलब दुनिया के सारे लड़कों का ठेका ऋषि बाबू ने ही ले रखा है। असल में तो कहना चाहते थे कि वो जो आयुष जैसा लड़का है वो कैसा है, लेकिन ईगो है ना, सीधा नाम कैसे लेते। वो आगे कहते हैं, और वो जो तुम्हारा दोस्त है आयुष, कितना जानती हो तुम उसे? मिनटों में दोस्त बना लिया, तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों मंडरा रहा था वो? हाय हाय, ये कंसर्न नहीं है दोस्तों, ये तो पक्का वाला 100% खरा हॉलमार्क वाला पोजीशन है। ऋषि बाबू की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि उन्हें आयुष का झनक से बात करना, हंसना, यहाँ तक कि सांस लेना भी एक आंख नहीं भाया। वो आगे और भड़कते हुए कहते हैं, तुम उसे बोल भी तो सकती थी कि वो चला जाए, क्या जरूरत थी इतनी देर तक उससे बातें करने की? तुम्हें पता है कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पर पॉज लेते हैं और सिचुएशन को समझते हैं। ऋषि बाबू का डर जायज है, लेकिन उनका तरीका, अरे भाई वो एक पुलिस ऑफिसर है, उन्हें पता है कि दुनिया कितनी खराब है, लेकिन जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक पुलिस वाले की चिंता नहीं है, वो एक ऐसे आशिक की जलन है जो अपनी महबूबा को किसी और के साथ देख नहीं सकता। अब हमारी झनक भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो भी जानती है कि इस शहरी बाबू के दिल में क्या खिचड़ी पक रही है। उसने बड़े ही भोलेपन का मुखौटा पहनकर लेकिन सीधा दिल पर लगने वाला एक और तीर छोड़ा। शहरी बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी मदद की वजह से ही तो आज मैं यहाँ हूँ, मुझे हॉस्टल मिला, मेरा एडमिशन हो पाया। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आपको इतनी जलन काहे हो रही है? और फिर दोस्तों, झनक ने जो किया उसे कहते हैं चेकमेट। उसने सीधा ऋषि की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, अगर अदिति दीदी के साथ ऐसा कुछ होता, अगर वो किसी लड़के से बात कर रही होती, तो क्या तब भी आपको इतना ही बुरा लगता, इतनी ही जलन होती? इस सवाल पर तो ऋषि बाबू की बोलती ही बंद हो गई। उनकी हालत उस स्टूडेंट जैसी हो गई थी जो पूरा साल पढ़कर गया हो लेकिन एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए। वो एकदम हक्का बक्का निशब्द, आंखों में एक अजीब सी बेबसी लिए झनक को देखने लगे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि जवाब तो दिल में था, और दिल की बात जबान पर कैसे लाते? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो झनक को कैसे बताएं कि अदिति और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे बताएं कि अदिति उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन झनक झनक तो उनकी सांसें हैं। वो कैसे बताएं कि जब बात झनक की आती है तो उनका दिल, दिमाग, लॉजिक, पुलिस की ट्रेनिंग कुछ भी काम नहीं करता।
अब जब कोई जवाब नहीं सूझा तो जनाब खिसिया गए। टॉपिक बदलते हुए फिर से पुलिस वाला मोड ऑन करके बोले, देखो जनक, हर बात समझाई नहीं जा सकती और फालतू की बातें मत करो। तुम इस शहर में नहीं हो, तुम्हें यहाँ के लोगों की पहचान नहीं है, कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है, इसलिए जरा संभल कर रहा करो। आइंदा से किसी अजनबी से ऐसे बात मत करना। क्या बात है, मतलब जलेबी की तरह सीधे तो हो नहीं सकते, तो घुमा फिरा कर ही सही अपनी फिक्र तो जताई दी। और झनक ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो जान गई थी कि ये शहरी बाबू पूरी तरह से उसके प्यार के जाल में फंस चुके हैं, बस मानने को तैयार नहीं है। वो ऋषि की आंखों में अपने लिए वो खास जगह, वो फिक्र साफ साफ देख पा रही थी और यही सोचकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी नॉटी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर ऋषि बाबू का दिल एक बीट मिस कर गया होगा। तो चलिए अब इस जेलेसी एक्सप्रेस से उतरकर चलते हैं बोस परिवार के कलेश महल में, जहां एक अलग ही लेवल की महाभारत छिड़ी हुई है। सीन खुलता है एक आलीशान घर के बरामदे में। एक तरफ हमारी प्यारी पुतुल, जो इस घर में शायद इकलौती ऐसी इंसान है जिसका दिल सोने का है। वो झनक के लिए बेहद परेशान है, उसे बार बार फोन मिला रही है, लेकिन झनक का फोन है कि आउट ऑफ कवरेज एरिया ही बोले जा रहा है। वो बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि झनक जहां भी हो सुरक्षित हो। वो खुद से कह रही है, हे भगवान, झनक का फोन क्यों नहीं लग रहा? मुझे पता है वो कॉलेज में ही होगी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो लड़की अकेली है उस शहर में। और तभी जैसे किसी हिंदी फिल्म में विलेन की एंट्री होती है, वैसे एंट्री होती है हमारी वैम्प जोड़ी की, अदिति और नीलू। दोनों नागिनों की तरह फुफकारते हुए आती हैं और पुतुल को अपने जहरीले तानों से डसना शुरू कर देती हैं। अदिति अपनी नकली चिंता का मुखौटा पहने हुए नीलू से कहती है कि देखा नीलू दी, ये पुतुल दीदी फिर से झूठ का नाटक कर रही हैं। इन्हें सब पता है कि वो मनहूस झनक कहाँ है, किस हाल में है, लेकिन ये हमें कुछ नहीं बताएंगी। आखिर है तो उसी की टीम में। नीलू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी अपनी जबान की कैंची चलाते हुए पुतुल पर सवालों की झड़ी लगा दी। क्यों पुतुल, जब हम सबने सुबह तुमसे झनक के बारे में पूछा तो तुमने साफ साफ मना क्यों कर दिया? तुम्हें तो पता था ना कि उसका एडमिशन हो गया है। तुम हमेशा उस नौकरानी की तरफदारी क्यों करती हो? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? पुतुल बेचारी अकेली लेकिन शेरनी की तरह उन दोनों के सामने डटी रही। उसने कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मुझे बस इतना पता था कि उसका एडमिशन होने वाला है, लेकिन वो आज कॉलेज गई है या नहीं ये मुझे नहीं पता था। और मैं उसे फोन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अदिति ने ही तो बताया कि कॉलेज के पास कोई बम ब्लास्ट हुआ है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। आप लोगों को तो बस अपनी बेटी, अपनी बहन मिष्टी की फिक्र है। उस अनाथ लड़की झनक की किसी को कोई परवाह ही नहीं। इस बात पर तो घर में हंगामा ही मच गया। अदिति, नीलू और उनकी टीम लीडर तनुश्री सब मिलकर पुतुल पर ऐसे चढ़ गई जैसे सेल में साड़ियों पर औरतें चढ़ जाती हैं। अदिति ने तो अपना ब्रह्मास्त्र यानी रोना धोना भी शुरू कर दिया। ये सब उस झनक की वजह से हो रहा है। जब से वो इस घर में आई है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो मेरी और ऋषि की जिंदगी के बीच में आ गई है। और पुतुल दीदी, आप भी उसी का साथ दे रही है। तभी नीलू ने हद ही पार कर दी। उसने पुतुल की पर्सनल लाइफ पर एक बहुत ही घटिया कमेंट करते हुए कहा, पुतुल तू ज्यादा मत बोल। तू अपनी इसी तेज एटीट्यूड की वजह से अपने ससुराल में एक दिन भी टिक नहीं पाई और यहाँ भी तू शांति से नहीं रह सकती। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना तेरी आदत है। ये सुनकर पुतुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि दोनों की बोलती बंद हो गई। उसने कहा, नीलू दीदी, आप मेरी शादीशुदा जिंदगी पर कमेंट करने वाली कोई नहीं होती। अपनी हद में रहिए। और रही बात मायके में रहने की, तो आप कौन सा अपने ससुराल का राजपाट संभाल रही हैं? आप भी तो शादी के बाद से यहीं पड़ी रहती हैं। फर्क बस इतना है कि आप सबकी, खासकर माँ की हाँ में हाँ मिलाती हैं, उनकी चापलूसी करती हैं, इसलिए आप अच्छी हैं। और मैं सच का साथ देती हूँ, इसलिए मैं बुरी हूँ। वाह पुतुल, मजा आ गया। क्या करारा मुंह तोड़ जवाब दिया है। सच में इस घर में अगर कोई सच बोलने की हिम्मत रखता है तो वो सिर्फ पुतुल है। अब इस घर के रोज रोज के क्लेश को छोड़कर चलते हैं सीधा एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस, जहां कहानी एक बहुत ही सीरियस और नया मोड़ लेने वाली है। ऑफिस का माहौल बड़ा ही पावरफुल है। झनक मिनिस्टर साहिबा के सामने बैठी है, थोड़ी डरी हुई, थोड़ी सहमी हुई। मिनिस्टर साहिबा एक बहुत ही सुलझी हुई और पावरफुल महिला है। वो झनक से बड़े प्यार से बात करती है। वो कहती है, बेटा डरो मत, मुझे बताओ क्या हुआ था। झनक उन्हें धन्यवाद कहती है। तभी मिनिस्टर अपने से सेक्रेटरी से ऋषि को अंदर बुलाने के लिए कहती है। ऋषि अंदर आता है और मिनिस्टर उसे भी बैठने को कहती है। वो कहती है, एसपी साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले की तह तक जाएं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट के हॉस्टल का मामला नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक सवाल है। आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि झनक जैसी होनहार टॉपर लड़की आगे बढ़े? मेरे रहते हुए एजुकेशन में कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी।
फिर वो झनक से उसके परिवार के बारे में पूछती हैं। बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? ये सवाल सुनते ही झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को संभालते हुए कहती है, मैम, मेरी माँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे पिता, उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं। ये सुनकर ऋषि को एक झटका सा लगता है। उसे झनक के लिए बहुत बुरा लगता है। वो उसकी आंखों में दर्द देख सकता था। तभी ऋषि मिनिस्टर से कहता है कि मैम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस साजिश के पीछे जो भी बड़े लोग हैं, जिनका भी हाथ है, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और कानून के सामने खड़ा करूंगा। ऋषि की ये बातें सुनकर झनक हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ऋषि आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहा है। बड़े लोग कौन हो सकते हैं वो? और अब बात करते हैं उस सीन की जो आने वाले एपिसोड में भूचाल लाने वाला है। जी हाँ, प्रोमो में हमने देखा कि अदिति ऋषि से घर पर लड़ रही है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो हमेशा उस झनक की ही तरफदारी क्यों करता है, उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है। इस पर ऋषि का गुस्सा जो फूटता है वो देखने लायक होगा। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, हाँ करता हूँ, क्योंकि अगर झनक के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ये सब बखेड़ा तुम्हारे बाबा की वजह से ही खड़ा हुआ है। अगर उन्होंने वो सब ना किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उसके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऋषि अनिरुद्ध का वो राज, वो सच सबके सामने ले आएगा जिसने झनक की जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या अदिति को अपने बाप की सच्चाई पता चलेगी? क्या अदिति और ऋषि का रिश्ता इस सच का बोझ उठा पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? और इन सब के बीच ऋषि का ये गुस्सा, ये प्रोटेक्टिव नेचर, क्या ये झनक के लिए उसके प्यार का खुल्लम खुल्ला इजहार है? इतने सारे सवाल हैं और जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है आगे? अपनी अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये डिटेल्ड ड्रामा डोज पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, जो भी झनक के फैन हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको भी मेरी तरह सीरियल के कीड़े हैं, तो फटाफट ड्रामे क्वीन पूजा को सब्सक्राइब कर लो, और वो जो बगल में घंटी है ना, उसे टन टनाटन बजा दो, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और मसालेदार एपिसोड के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ड्रामा देखते रहिए। बाय बाय।